जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज मैं हिंदी का एक भाषा के संबंध में अंतिम लेक्चर लेके आया हूं, जो भाषा विकास अपन लोग पढ़ चुके हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इधर उधर की बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करने का मैं प्रयास करूँगा। और मोटिवेशन से मेरा मतलब ये है, यहाँ पे सिंपल कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एकदम हार मान के बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें उनका कुछ वेस्टेज हो रहा है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इस तरह से हार मान के बैठने से कुछ होता नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करें, कुछ बने, और कुछ बनने के लिए आपको विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं उन्हें अपनाना होगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर पुराने समय में देखें तो राम जब घर में थे तब तक राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए उन्हें वनगमन करना पड़ा था। तो इसी तरह आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, विद्यार्थी के लक्षणों को अपनाना पड़ेगा, और कुछ बनने के लिए ज़रूरी है कि आप त्याग करें और उसके लिए मेहनत करें। ठीक है, आप लोगों ने उसके बारे में भी, उस कविता के बारे में भी सुना होगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ मेरे विद्यार्थी हैं जिनको मैं विद्यार्थी होने के लिए काफ़ी पसंद करता हूं और काफ़ी टैलेंटेड हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या है कि इस प्रकार से बैठे हुए हैं, चुपचाप गुमसुम से बैठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, या उनके कुछ अपने अलग विचार हो सकते हैं। तो इस टाइम पे ये एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये अपनी अपनी सोच का अपना नज़रिया है। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, और गोल्डन पीरियड किस प्रकार से चल रहा है कि कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना की वजह से सभी लोग घर में बैठे हुए 24 आवर वेस्ट हैं। ठीक है, सब मोबाइल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप मोबाइल चलाएं, सब कोई मोबाइल चलाता है, हर व्यक्ति हर काम करता है, लेकिन हमें अपने वेस्ट टाइम पे मोबाइल को यूज करना है। बेस्ट टाइम पे नहीं, वेस्ट टाइम पे, जो हमारा खराब समय है उसमें हमें मोबाइल को यूज करना है। बाकी पढ़ने के लिए यूज आप कभी भी कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसे समझें। और 24 घंटे में यदि आप 2 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं या 2 घंटे अपने एजुकेशन को देते हैं, तो सोचिए कि महीने में कितना देंगे आप, है ना। एक दिन में अगर 2 घंटे आप दे रहे हैं तो एक महीने में आप कितने घंटे दे रहे हैं? 60 घंटे दे रहे हैं। और 12 महीने होते हैं, 720 घंटे हो गए आपके सिंपली। तो 720 घंटे की पढ़ाई, और किसी से भी आप पूछ लीजिएगा पीएससी यूपीएससी जो फाइट कर चुके हैं कि 600 से 700 घंटे की पढ़ाई में आप कोई भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। आपको अपने अंदर अपने आप को पहचानना है। आप पहचानिए। देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक होता है विश और दूसरा होता है डिजायर। विश का मतलब ये होता है कि मेरी इच्छा है कि मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। तो इस विश के मत्थे आप नहीं बन सकते जब तक वो डिजायर नहीं बनेगा, जब तक वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बनेगी। और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, जब तक आप कुछ त्याग करके उसके पीछे लग नहीं जाएंगे, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बात को आप समझिए। यहाँ पे और एक चीज देखने को ये मिलती है कि यहाँ पे ग्रुपिज्म टाइप का एक क्रिएट हो गया है, चल रहा है। इस वीडियो में इतना नहीं आना है, इस वीडियो में हमको नहीं आना है, इस वीडियो में उनको नहीं आना है। ये सारी चीजें, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। कोई भी जो टीचर होता है, आप उसके बारे में कैसे बता सकते हैं घर में बैठे कि ये अच्छा टीचर नहीं है, वो अच्छा टीचर नहीं है? पढ़ने के लिए आपको चाहिए कि आप ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाएं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं अभी एक शुक्ला जी हैं, हमारे साथ पढ़ाते हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं 11th और 12th की। तो उनका वीडियो देखने की हमें क्या जरूरत है, लेकिन मैंने उन्हें सोचा कि देखें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने उनकी पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत सी मदद ये कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक्स से। तो किसी भी टीचर को जज न करिए। दूसरी बात ये होती है कि आप लोग प्रश्न जो पूछते हैं, तो प्रश्न पूछना अच्छी बात है, बेशक आप प्रश्न पूछिए, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए ना प्रश्न में। आपने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको मिला नहीं, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न आप दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह में क्या होता है कि जो टीचर है वो इरिटेट हो जाता है।
आप बेशक प्रश्न पूछिए। अब कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, मान लीजिए कि उसे बायोलॉजी पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, तो उसने पानी पढ़ाना शुरू किया, H2O पढ़ा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे H2O की, उसने ऐसा बोला कि H2O की चर्चा करेंगे। और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, सर धरती पे कितने % पानी पीने योग्य है? अरे भाई, जो कंटेंट पढ़ा रहा है उस कंटेंट को तो आप समझिए पहले। मेरी बातें देखिए कुछ कड़ी हो सकती हैं, मेरा एटीट्यूड थोड़ा ऐसा ही है, तो आप लोग बुरा ना माने। उस बात को समझने का प्रयास करें जहां तक मैं आपको पहुंचाने के लिए ले जा रहा हूं। मेरी किसी भी व्यक्तिगत स्टूडेंट से या टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है और ना किसी से विशेष मेरा प्रेम है। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी टीम आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रही है उस ज्ञान को आप लें और कुछ बने। और कुछ बनने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और लगन से मेहनत करने के अलावा आप लगन से मेहनत तब कर पाएंगे जब आप उसको समय देंगे। समय देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी जो मोह माया है, बाकी की जो चीजें हैं हमारे चारों तरफ जो घूम रही हैं, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, मतलब यह है कि जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर में रहता है। ठीक है, अच्छी बात है कि स्वस्थ शरीर में रहता है, लेकिन वो स्वस्थ मस्तिष्क कैसा होता है? तो स्वस्थ मस्तिष्क को के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कचरा होता है उसे निकालना पड़ेगा ना। आज समोसे खाने का प्लान है, पिक्चर देखने का प्लान है, उसके साथ गपशप करने का प्लान है, व्हाट्सअप, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ों पे घुसे रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इतनी तरह से घुस जाती हैं कि पढ़ने के लिए या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में टिक ही नहीं पाता है ना। पढ़ने से फिर हम क्या होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया तो दूसरे को जज करने लगते हैं। प्रश्न उत्तर इस प्रकार के करेंगे कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। यानी हमें अगर पढ़ना है, हमें अगर कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आप बेहतरीन श्रोता बनिए। और जब आप अच्छे श्रोता बन जाएंगे, दूसरों को सुनने लगेंगे, और दूसरों को जब सुनने लगेंगे तो आपको उनकी अच्छाई लेनी है, उनको ग्रहण करना है कि ये क्या बता रहे हैं, और अपना पढ़ाई में आपको मन लगाना है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है वहाँ पे उसकी रुचि। इंटरेस्ट जगाइए अंदर से, बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप बेरोजगार हैं, आप कहीं पे जाते हैं, तो अगर रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि बेटा क्या कर रहे हो। अब बेटा क्या कर रहे हो तो बेटा क्या जवाब दे, समझ रहे हैं। और दूसरी, अगर आपके साथ कोई और वहाँ पे बैठा है, वो 18-19 साल की उम्र में आर्मी में हो गया है, पुलिस में हो गया है, उसका रुतबा अलग होता है। ये सब मेरी बातें कहने का कंक्लूजन केवल इतना है कि आप लोग मेहनत करें जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसे समझने का प्रयास करें जो मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो अनावश्यक रूप से दिमाग में घुसी हुई हैं या कभी कभी घुस जाती हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हटाएं और पढ़ने का, सीखने का तन्मयता के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रयास करें, सबका सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत जाया जा रही, हमारी मेहनत जाया हो रही है। तो हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, किसी की भी मेहनत जाया ना हो। और शिक्षा एक ऐसा कुल मिला के पूंजी कह सकते हैं आप, संपत्ति कह सकते हैं, जिसे कोई बांटने वाला नहीं है। जो आपके पास है वो आपके पास रहेगा। एबिलिटी आपकी ये है कि आप उसे किसी को पढ़ा के प्रदान करो। आपके पास जो जानकारी है उसे आप दे सकते हो किसी को, इसे चोरी नहीं किया जा सकता। तो केवल मेरे हिसाब से ये है कि आप पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ें और कुछ बने। तो मेरे जो प्रिय स्टूडेंट हैं, जिन्हें ये लगता है कि ये कोरोना टाइम चल रहा है, वैकेंसी नहीं आएगी और दुनिया भर की चीज़ें उनके दिमाग में घुसी हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब वैकेंसी आएगी तब फिर आपके पास समय नहीं होगा। तो अभी अच्छा खासा समय आपको मिल चुका है, और भारत सरकार द्वारा या WHO द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि घर में रहें, सेफ रहें, तो घर में रहें और पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि कभी जब वैकेंसी आए तो आपका उसमें एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाएं, पास हो जाएं, आपको नौकरी मिल जाए, है ना। तो ये हमारी क्या है, बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। मेरी बातों को अन्यथा न लें, आप लोगों की भलाई के लिए ही है जो मैंने बातें कही। चलिए, तो फिर अब थोड़ा सा अपने कोर्स पर आते हैं। तो 2 लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, और दोनों लेक्चर में हमने लगभग भाषा के, हिंदी भाषा के विकास के बारे में चर्चाएं कर ली हैं। और वहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया था कि हिंदी भाषा किस प्रकार संस्कृत से शुरू होते हुए कहाँ तक पहुँची, अपभ्रंश, अवहट्ट तक पहुँची।
उसके बीच में कुछ बेहतरीन फैक्ट आपको बताए मैंने, जो आपको पसंद आए होंगे और आपने नोट डाउन निश्चित रूप से कर लिए होंगे। आज भाषा के इतिहास का अंतिम है, तो मैंने छोड़ा था जहाँ से लेक्चर अपभ्रंश से, आज वहीं से हम शुरू करेंगे। तो ये अपना मार्कर और बोर्ड की सहायता से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपभ्रंश से चलेंगे। तो आइए फिर अपन अगली स्लाइड में देखते हैं बोर्ड और मार्कर की सहायता से। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था अपभ्रंश, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। एक नाम है, इनका नाम था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। क्या नाम था इनका? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं। इन्होंने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 7 भेद माने हैं। वो आपको नोट डाउन कर लेना है। उन 7 भेदों के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं बोली जाती हैं, उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो जिसमें से पहली आती है आपकी सौरसेनी। अपभ्रंश कौन सा हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। ठीक है। अब सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं बोली जाती हैं, तो वो आप लिख लेंगे। जैसे पहला हो गया पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद एक आती है आपकी गुजराती। ठीक है। इसके बाद गुजराती के बाद आती है आपकी राजस्थानी। कौन सा आती है? राजस्थानी हिंदी। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 तरह की उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो बताई है, दूसरी है आपकी, दूसरा अपभ्रंश है आपका मागधी। कौन सा है? दूसरा अपभ्रंश है आपका मागधी। मागधी में जो अपभ्रंश आती हैं, जो उपभाषाएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें है आपकी बिहारी हिंदी। कौन सी है? बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया। बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया। और एक कौन सी आती है? असमिया। इन चीज़ों को हालांकि आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लगभग 3 से 4 बार पूछ चुकी है, एग्जाम में आ चुकी है, ये अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत उपभाषा जो बोली जाती है वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी बोली जाती है। तो ये 3, अब आप इनको लिखते जा रहे हैं तो लिख लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर अपन चौथे नंबर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, इनको आप नोट डाउन करते जाना है आप लोगों को और इन्हें देखते जाना है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। और फिर इसके बाद जो चौथे नंबर की अपभ्रंश आती है उसे कहते हैं खस। क्या कहते हैं? खस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नाम, आपको याद रखना है और आते जाते रहते हैं। तो खस में हो गया, इसमें आती है मूलतः क्या? पहाड़ी। कौन सी आती है? पहाड़ी आती है। पहाड़ी जो होती है मूलतः सौरसेनी है। और पहाड़ी के लिए मैंने आपको 2 भाषाएं यहाँ पे उपभाषाएं बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको कुमाऊनी बताई थी, और दूसरी मैंने आपको बताई थी गढ़वाली। कौन सी बताई थी? गढ़वाली। ठीक है। ये 2 हैं जो खस के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मूलतः क्या है? मूलतः ये सौरसेनी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? सौरसेनी से। देखते जाइएगा, आपको साफ अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करिए। जैसा भी आप कहते जाएंगे तो मैं करता जाऊंगा। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है आपकी जो अपभ्रंश है वो है पैसाची। कौन सी अपभ्रंश है? पैसाची अपभ्रंश है। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कश्मीरी, लहंदा, कश्मीरी, लहंदा
और एक होती है पंजाबी। ठीक है, ये तीन आती हैं पैसाची के अंदर, कश्मीरी, लहंदा और पंजाबी। फिर इसके बाद छठवां नंबर आता है ब्राचड़। छठवां नंबर अपभ्रंश का है ब्राचड़, और जिसके अंतर्गत एकमात्र आती है सिंधी भाषा। कौन सी आती है? सिंधी। ठीक है, सिंधी। सातवें नंबर पे आपके है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, और इसमें जो उपभाषा बोली जाती है वो है मराठी। तो ये भोलानाथ तिवारी जी जो थे उन्होंने 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बताई, उनके अंतर्गत बोली जाने वाली उपभाषाएं हो गई। ठीक है, इसको अब मैं इरेज करता हूं। अब यहाँ पे एक विद्वान हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना इस चीज़ पे या भाषा बोलियों के वर्गीकरण पे काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान दिया है। तो ये जो काम था सबसे पहले करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम था उनका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने प्रयास किया था 1889 में। कब प्रयास किया था इन्होंने? 1889 में इन्होंने प्रयास किया था। और 1889 में इन्होंने प्रयास किया था तो इन्होंने उपभाषा और बोलियों में अंतर बताया था। तो जो अंतर इन्होंने बताया था उस अंतर के लिए इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक अपना जो आर्टिकल था वो प्रकाशित किया था। उसका नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1889 में। यहाँ पे उन्होंने भाषा और बोलियों में, भाषा एवं बोलियों में क्या बताया था? भाषा एवं बोलियों में अंतर बताया था। ठीक है, इन्होंने भाषा एवं बोलियों में अंतर बताया था। इसके बाद क्या होता है कि 1894 में ग्रियर्सन ने भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया। कब आरंभ किया था? 1894 में इन्होंने भारत के भाषाई सर्वेक्षण को आरंभ किया, जो 1927 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1927 में पूरा हुआ। और 1927 में जब पूरा हुआ तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके करके बता दीजिएगा। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इन्होंने ग्रंथ दिया। और इस ग्रंथ में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। ठीक है, किसने बताया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहला प्रयास किया 1889 में, और उन्होंने अपना आर्टिकल दिया मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें उन्होंने भाषा और बोलियों में अंतर बताया। भाषा और बोलियों में अंतर बताने के बाद उन्होंने भारत में भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया 1894 में, और जो 1927 तक चला। यानी 1927 में ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया 1927 में। तो 1927 में इन्होंने अपना ग्रंथ दिया ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। अब अपन इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का, लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से पढ़ते जाना है।
अपने को क्या मतलब है यहाँ कि हमें किस प्रकार से ये चीज़ें याद हो जाएं जो परीक्षा में आती हैं, और अगर ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना विशेष अध्ययन करते रहते हैं, है ना। ठीक है, कभी भी अगर अपन को भूल गया तो अपन ने नोट्स पे एक नज़र मारी और अपने से वो बनने लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है, नोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत किसके अंतर्गत चलना है, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। सौर सेनी ये क्या है, अपभ्रंश है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा आपकी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। उपभाषा क्या है, इसकी उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी दिखाई ना दे रहा हो तो आप बताएंगे, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अब इस सौर सेनी अपभ्रंश उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो बोलियां कितने हैं, तो कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 5 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 5 बोलियां बोली जाती हैं। अब ये 5 जो बोलियां बोली जाती हैं वो बोलियां किस प्रकार से बोली जाती हैं, उनके लिए एक ट्रिक है आप लोगों के। तो ट्रिक आप किस प्रकार भी याद कर सकते हैं, कब कब है। एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें सबके पास। इतना तो मैं मानता हूं कि 100 से ज़्यादा कांटेक्ट हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, लोगों को लेके आएँ और अंत तक बने रहें। यहाँ जानकारी ही दी जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कब कब, और ये है, इसको मान लेते हैं। तो अब इनसे कौन कौन सी बोलियां हैं ये उन्होंने अब्राहम ग्रेसन ने बताया था, ट्रिक के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो का एक के से हो गई आपकी खड़ी बोली, क्या हो गई, खड़ी बोली। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं अपन, सॉरी एक मिनट, फिर आते हैं अपन एक मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा हाथ गंदा हो गया मेरा। फिर अपन आते हैं इस बा में, ये कौन सी है, ब्रज, कौन सी, ब्रज। फिर इसके बाद अपन के में आते हैं, तो ये है कन्नौजी, ये है बुंदेली और ये है हरियाणवी, ठीक है। कौन सी है ये, हरियाणवी। हरियाणवी को एक चीज़ और कहते हैं, बंगारू भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कन्नौजी भाषा ज़रूर सुनी होगी, जिसने देखा होगा भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं एक सीरियल आता है, उसमें कन्नौजी भाषा की झलक आपको देखने को मिलती है ना। हप्पू सिंह जो थानेदार होते हैं, दरोगा हप्पू सिंह, वो बोलते हैं ठहर जा कितने जा रहा हो हैगे, वही है कितने जा रहा हो हैगे, ये कन्नौजी भाषा ही है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देखें इसे, आप ट्रिक के माध्यम से कब कब है, 5 बोलियां, पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रज, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और 5वीं कौन सी है, हरियाणवी है। इनके बोली के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि ये कहाँ बोली जा रही है। जैसे ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली को कह सकते हैं कि ये किसकी भाषा है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, इसे कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों की भाषा। ज़्यादातर ये कहाँ बोली जाती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, मुंबई है, मेरठ वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है ना। तो इस तरह से ये बोली जाती है। फिर ब्रज, ये ब्रज भाषा कहाँ, ये ब्रज भाषा मथुरा के आसपास है ना, मथुरा, गोकुल, बरसाना, वहाँ उत्तर प्रदेश में। और इसमें क्या है, कृष्ण लीला लिखी गई हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर कन्नौजी जो कानपुर के आसपास बोली जाती है, ठीक है, यूपी में बोली जाती है कन्नौजी, यूपी में। और फिर इसके बाद आपकी बुंदेली, ये बड़ी ही प्यारी भाषा है। बुंदेली अपने मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है ना, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है,
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बोली जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले मिलकर बुंदेलखंड बनते हैं, तो वहाँ ये बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली बोलने में बड़ी ही मीठी लगती है ना, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा किसी को बुंदेली बोलते। हमारे यहाँ एक रजनीश सर हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। एक प्रदीप सर हैं, ये एक्चुअली बुंदेलखंड से आते हैं। इनके यहाँ वो भाषा बोली जाती है, जैसे अगर किसी को बोलना है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उस भाषा में बोल देते हैं कहाँ जा रहे तुम, ठीक है ना। इस तरह की भाषाएं हैं ये। और फिर इसके बाद हरियाणवी, ये तो बड़ी ही मतलब प्यारी भाषा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई लठ मार रहा है। तो इस प्रकार की ये बोली हो गई हरियाणवी। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक के माध्यम से अपन सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैं इतना सारा ना लिख के सीधे चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। अब सौर सैनी हो गई। सौर सैनी के बाद कौन सी चलने हैं अपन को? राजस्थानी हिंदी चलनी। कौन सी चलनी है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और ये है विकसित किससे? अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। और कौन से अपभ्रंश से है? सौर सैनी से, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैं नहीं लिखना चाहता था वही लिख गया आखिरकार। उपभाषा राजस्थानी हिंदी है, ये लिखवाना था मुझे, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से ही एक है राजस्थानी हिंदी, ऐसा लिखवाना था। ये राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं इसमें। और ये 4 बोलियां इसकी चारों दिशाओं में बोली जाती हैं। कौन कौन सी दिशाओं में बोली जाती हैं? चारों दिशाओं में बोली जाती हैं। और इनके लिए, चारों के लिए ट्रिक है JMM, J और MMM, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं है, अपन उसे समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जय से हो गई एक जयपुरी। कौन सी हो गई? जयपुरी। नाम से समझ में आ रहा है। और ये कहाँ बोली जाएगी ये भी समझ में आ रहा है। इसे ढूंढारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढारी भी कहते हैं। फिर एक हो गई ये मेवाती। क्या हो गई? मेवाती हो गई, ठीक है। एक M से हो गई मेवाती, इसे भी ध्यान रखना है। दूसरे M से हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी ये राजस्थान और कुछ गुजरात के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। और फिर इसके बाद ये हो गई मालवी। कौन सी हो गई? मालवी की झलक आपके मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं इंदौर और मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो JMM 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी की हैं। अपभ्रंश कौन सा है? सौर सैनी है। अब ये कहाँ, ये दिशा में क्या बोली जाती है? तो ये जयपुर में बोली जाती है। जो आपकी मेवाती है ये उत्तरी राजस्थान, ऊपर होता भी है, तो ये कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद जो आपकी मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी जो आपकी है ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, है ना। मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चारों दिशाओं में बोली जाती है। ये उत्तरी हो गया, ये पश्चिम हो गया, दक्षिणी हो गया। और जयपुर कहाँ हो गया? जयपुरी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है? JMM सौर सैनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा से 4 बोलियां हैं और ये बोलियां इस प्रकार से हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश सौर सैनी खत्म, तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी ये क्या है? अपभ्रंश हो गया। अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया, है ना। इसकी उपभाषा है, कौन सी उपभाषा पढ़ना है अब? पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसकी उपभाषा जो है वो कौन सी है? पूर्वी हिंदी को पढ़ना है। और पूर्वी हिंदी जो क्या है उपभाषा, ये लिखते जाइएगा आप लोग।
पूर्वी हिंदी हो गई। और इसमें कितने प्रकार की बोलियां हैं? तो इसमें हैं 3 प्रकार की बोलियां। कितने प्रकार की? 3 बोलियां बोली जाती हैं इसमें, ठीक है, 3 बोलियां बोली जा रही हैं। संविदा वाले स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो उन्हें याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो जो लोग देख रहे हैं संविदा वाले, वो कमेंट सेक्शन में जाके बता भी सकते हैं कि कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा हो गई और 3 इसकी बोलियां हैं। तो कौन कौन सी 3 बोलियां हैं? उसके लिए आपके यहाँ ट्रिक है CAB, ये ट्रिक है, CAB ट्रिक है। C से छत्तीसगढ़ी हो गई। कौन सी हो गई? C से छत्तीसगढ़ी, A से अवधी, A से हो गई अवधी और B से हो गई बघेली, ठीक है। ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में और छत्तीसगढ़ में। अवधी जो आपकी बोली जाती है वो उत्तर प्रदेश में, और बघेली मध्य प्रदेश के बघेलखंड में बोली जाती है। बघेलखंड आप जानते हैं, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, है ना, ये सारी जो जगह हैं वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि बघेली कैसे बोली जाती है, आप जानते हो, बघेलखंड के हो। अवधी हो गई और छत्तीसगढ़ी। तो ये कहाँ से निकली? अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां CAB। कैब याद रखना है, ABC याद रख सकते हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? इसके बाद 4th नंबर पे चलते हैं अपन, मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? मागधी। और ये मागधी क्या है? अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश से उपभाषा कौन सी निकल रही है? उपभाषा इसकी निकलेगी बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी तो आप जानते हैं कि बिहारी हिंदी में क्या होगा? उपभाषा हो गई है ना। क्या हो गई? ये उपभाषा हो गई। इसमें भी लगभग 3 प्रकार की बोली जाती हैं। 3 प्रकार की बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। इसके लिए भी ट्रिक है MBM। अरे वाह, धन्यवाद सर। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। धन्यवाद सर। चलिए आते हैं तो फिर MBM, ये 3 हैं। तो इससे जो पहली है वो आपकी आ गई कौन सी? मगही। B से आपकी आ गई भोजपुरी, और M से आपकी आ गई मैथिली। कौन सी आ गई? मैथिली, ठीक है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? जो बिहार का हिस्सा नेपाल से लगता है वहाँ ये बोली जाती है। मगही जो एक प्रकार की भाषा है, आप ये कह सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है उसके ऊपर वाला, जहाँ मगध का ऐसा कुछ कल्पना की जा सकती है वहाँ। और भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी तो आप लोग जानते हैं, सबको अच्छी भी लगती है। कुछ लोग इसके गाने सुनना बड़ा पसंद करते हैं, पिक्चर देखना बड़ा पसंद करते हैं। हमारे मनीष सर है, मनीष सर की पसंद है भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, है ना। उनका तो मतलब अगर बारात और रात में कहीं गए हैं तो बस डांस उनको उसी में होता है, भोजपुरी में होता है। तो ये ठीक है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषाएं, यहाँ पे बिहारी हिंदी की उपभाषा है, बिहारी हिंदी उपभाषा है और 3 बोलियां हैं। 3 बोलियों में मगही, भोजपुरी और मैथिली, ठीक है। ये हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ। फिर इसके आगे चलते हैं। 4 हो गई हैं, ध्यान दिए जाना है आपको। 5 उन्होंने क्या बताए थे? 5 उपभाषाएं बताई थी और 17 बोलियां बताई थी। अब 5वें नंबर पे आते हैं अपन, खस। कौन सी है? खस अपभ्रंश है। क्या है ये? खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश से जो भाषा निकली है वो कौन सी निकलती है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा। कौन सी निकलती है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा निकलती है। ये उपभाषा हो गई और इसमें 2 ही प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं।
ठीक है। कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 2 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं इसमें, और ये बोलियां आप बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो कौन सी है? कुमाऊनी, और दूसरी है गढ़वाली। कौन सी है? गढ़वाली। राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब जो गढ़वाली है वो कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड के आसपास, उत्तराखंड में और उसके आसपास गढ़वाली पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो कुमाऊनी है ये हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में, ठीक है। तो ये थी 5 उपभाषाएं, और काउंट कर लीजिएगा 17 बोलियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये किसने बताया था? अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले से भी। एक तुरंत सा आंसर देने के लिए एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आपको आंसर देना है, कमेंट करके बताना है कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताना है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हिंदी जो है वो किस भाषा से लिया गया है? जल्दी बताएंगे, जी हाँ जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, बढ़िया है, और सभी के कमेंट्स आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट बता दे रहा हूं। जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो हिंदी है उसके उपनाम को लेकर कभी कभी क्या आ जाता है? प्रश्न आ जाता है ना, कि हिंदी के जो उपनाम है तो हिंदी को और क्या कहते हैं? तो हिंदी को कहते हैं हिंदुस्तानी। क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी कहते हैं, पहला नाम। दूसरा इसे कहते हैं वर्नाकुलर। क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर या वर्नाकुलर, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा। तीसरी इसे नागरी भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? नागरी भी कहते हैं। और एक है इसके लिए सर हिंदी नाम भी लिया गया है। क्या लिया गया है? सर हिंदी, ठीक है, सर हिंदी भी। और हिंदी को खड़ी बोली तो कहा ही जाता है। खड़ी बोली आप जानते ही हैं, जानते हैं ना आप खड़ी बोली। अब खड़ी बोली को और क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली को और कहते हैं कौरवी। मैं आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ें बता चुका हूँ। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। और कौरवी जो है वो विकसित कहाँ से है? तो ये विकसित है उत्तर सौरसेनी से। कहाँ से विकसित है? उत्तर सौरसेनी से विकसित है। ये प्रश्न सब आए हुए हैं, ये सब एसआई में है ना, ये सब एसआई में प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 70 नंबर की हिंदी आती है, 70 नंबर की हिंदी आती है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन होते हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद एक चीज़ आप लिख लीजिए, फैक्ट के रूप में लिख लीजिए, खड़ी बोली को स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? भारतेंदु युग के लेखकों को जाता है। खड़ी बोली को स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? भारतेंदु युग के लेखकों को या कवियों को जाता है, ठीक है, लेखकों कवियों को जाता है। इसके बाद हिंदी में जो खड़ी बोली में रचित पहली रचना है या प्रथम महाकाव्य है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास। किसके द्वारा रचित? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपन्यास था, उसका नाम था प्रिय प्रवास। क्या नाम था? प्रिय प्रवास। दिख रहा है सभी को? प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था। क्या था? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित। अब इसके अलावा हिंदी में, हिंदी भाषा के विकास में मेरे हिसाब से अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, है ना। भाषा, बोली, उपभाषा आपको बता चुका हूँ, संवैधानिक रूप से भी बता चुका हूँ कि भाषा
का जो है वर्गीकरण किस प्रकार है और भाषा कहाँ कहाँ पे है, किस प्रकार से भाषा बढ़ी, ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। तो मेरे हिसाब से हिंदी भाषा का जो विकास है वो एक प्रकार से पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के लिए मैं आपके भाषा संबंधी थोड़ा सा ये बता दूं कि जो भाषा संबंधी विचार हैं उनमें थोड़ा सा एरोगेंसी, आडंबर हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में, भारत में पाया जाता है। अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत बड़ा महान या बड़ा ज्ञानी समझा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाषा की अपनी एक गरिमा होती है, जैसे संस्कृत होती है, संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत एक बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो ये सोचा गया, यह जानने की इच्छा हुई कि कौन सी भाषा है जो वैज्ञानिक सम्मत हो और जिसका उपयोग कंप्यूटर पर पूर्ण रूपेण किया जा सके। पूर्ण रूपेण का मतलब कि हर शब्द के लिए अलग शब्द होना चाहिए, इंग्लिश की तरह नहीं कि यू मतलब तुम के लिए भी यू, आपके लिए भी यू, है ना, इस प्रकार से। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो संस्कृत है वो मानक भाषा के रूप में स्वीकार की गई है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक मानक भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, या कोई भी भाषा में आप व्यक्तित्व को परख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में आपने देखा होगा कई प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे हाँ मैं एक आपको रचना बता दूं, शिव जी की भक्ति राम ने भी की और रावण ने भी की। किसी भी बालक से पूछा जाए उसकी रचना की दो दो पंक्तियां दोनों की बोल के, तो वो आसानी से बता देगा कि किसने रावण की रचना की है, रावण द्वारा रचित है और कौन सी राम के द्वारा रचित। कैसे? क्योंकि शब्दों का उस प्रकार से संयोजन किया जाता है, शब्द उस प्रकार से लिए जाते हैं। बहुत विशाल शब्दकोश संस्कृत का है, और संस्कृत से ही विकसित है अपनी हिंदी, जो काफ़ी समय लेते रहते सनय सनय अपने पथ पर आते आते अभी तक यहाँ तक पहुँच पाई। समझ रहे हैं आपको? जैसे रावण ने रचना की थी शिव जी की महिमा के लिए, जिसे तांडव स्रोत के नाम से जाना जाता है, जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावस्थले गले वलम वलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम। मतलब शब्द ही इतने भयंकर लिए गए, है ना। रामचरितमानस में उल्लेख आता है, श्री राम जी ने लिया था, शिव जी की भक्ति में लिखा था उन्होंने, जिसे रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है, नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मतलब एक स्तुति समझ में आ रही कि एक स्तुति कर रहे हैं और दूसरे की स्तुति से डर लग रहा है। तो इस प्रकार से भाषा जो है अपने आप में एक गरिमा में होती है, और भाषा के आधार पर किसी को जज नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं रस के साथ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रस, और अगले वीडियो में रस के साथ उपलब्ध होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।